आज हम स्टार्ट करेंगे साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग का लेक्चर नंबर 5। अब तक मैं आपको ऑलरेडी साउंड के 4 लेक्चर करा चुका हूं और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट यानी डॉपलर्स प्रभाव। अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ डॉपलर्स इफेक्ट यानी डॉपलर्स प्रभाव। डॉपलर्स प्रभाव देखो, इमेजिन करो जैसे मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है, और मुझसे करीब 200 मीटर की दूरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। ये हाथ समझो मेरे गाड़ी है, ऐसा ज्यूम कर लो, ये हाथ क्या है, गाड़ी। तो यहां मुझसे और गाड़ी के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, राइट। अब ये गाड़ी हॉर्न बजाती हुई मेरी तरफ आ रही है और मुझे पार कर जाती है, ठीक है। होता क्या है, जब ये गाड़ी मुझसे 200 मीटर की डिस्टेंस पर है और हॉर्न बजाती हुई आ रही है, इस टाइम मुझे इसके हॉर्न की आवाज मोटी सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे ये मेरे नजदीक आती जा रही है, मुझ में और इसमें डिस्टेंस कम होता आ रहा है, वैसे वैसे मुझे इसकी आवाज पतली सुनाई देती जा रही है। दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। इसे कहते हैं हम डॉपलर्स प्रभाव। ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी आपको एक साउंड क्लिप सुनाई देगी, उस क्लिप को देखो। क्या सुनाई दे रहा है इस क्लिप के अंदर आपको? दोबारा सुनो। एक और बार सुनो। यानी क्लियर है कि जब ये गाड़ी हमसे दूर है तब हमें इसके हॉर्न की आवाज मोटी सुनाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हमारे नजदीक आती जा रही है और पार कर जाती है तो हमें इसके हॉर्न की आवाज पतली सुनाई दे रही है। इसे कहते हैं हम डॉपलर्स इफेक्ट। ध्यान से मेरी बात समझना। और अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूं डॉपलर्स इफेक्ट को, ठीक है। देखो, एक्चुअल में डॉपलर्स इफेक्ट को समझने के लिए दो चीज सुनो। पहला होता है, कुछ टर्म है वो समझ लो। एक वर्ड होता है सोर्स। क्या होता है? सोर्स। और सोर्स को हिंदी में कहते हैं स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत। और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। क्या होता है? ऑब्जर्वर। या फिर बोल दो रिसीवर। क्या बोल दो? रिसीवर। या बोल दो आप लिसनर। लिसनर। तो कुछ लोग ऑब्जर्वर के नाम से बताते हैं, कुछ लोग रिसीवर, कुछ लोग लिसनर, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं हम श्रोता। क्या कहते हैं इसको? श्रोता, यानी सुनने वाला। सोर्स वो होता है जहां से साउंड निकलेगी, आवाज निकलेगी, उसे हम सोर्स कहते हैं। और जो सुनता है उसे हम ऑब्जर्वर या रिसीवर या लिसनर यानी श्रोता कहते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जैसे मेरे पास यहां एक माइक है, ठीक है, ये माइक है, यानी भोंपू जो होता है ना, भोंपू स्पीकर जिसमें से आवाज निकलती है, वो है, ठीक है। इसे मैं क्या बोल रहा हूं? इसे बोल रहा हूं मैं सोर्स। क्या बोल रहा हूं इसको? सोर्स। इसमें से आवाज निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? स्रोत, ठीक है। अब इसमें से आवाज निकल रही है भाई साहब, देखो ये निकल रही है आवाज इस तरीके से, इसमें से साउंड वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। और यहां कुछ डिस्टेंस पर एक भाई साहब हैं, वो खड़े हैं और ऐसे करके वो सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा ही हाथ पैर हो गए इनके, ठीक है। जो सुन रहा है आवाज उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। या इसे बोल रहे हैं रिसीवर या लिसनर। हिंदी में से क्या बोलते हैं? श्रोता। ध्यान से एक एक चीज मेरी नोटिस करना और मुझे समझना और सुनना, ठीक है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में?
ये भाई साहब श्रोता जी इस भोंपू की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी कुछ स्पीड होगी। अब उस स्पीड को हम बोलते हैं वीओ, यानी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर यानी श्रोता की चाल, श्रोता की चाल। और भाई साहब जो ऑब्जर्वर है, जो सोर्स है, स्रोत है, वो रेस्ट में है। रेस्ट बोले तो विराम अवस्था, विराम अवस्था यानी आराम से रुके हुए हैं, अपनी जगह पर है, ये हमने कहीं फिक्स कर दिए, ये रुके हुए हैं। तो यहां Vs क्या है, इसे बोलेंगे हम स्पीड ऑफ सोर्स यानी श्रोता की चाल, जो कि भाई साहब क्या है, 0 है, मतलब आराम से वो रुके हुए हैं। ठीक है, तो Vs क्या होगा, स्पीड ऑफ सोर्स, जो कि किसकी कितनी है, 0, आराम से रुका हुआ है रेस्ट में। और Vo क्या है, ऑब्जर्वर की स्पीड यानी श्रोता की चाल। अब देखो यहां इस भोंपू से एक सेकंड में मान के चलो 300 वेव्स निकल रही हैं। कितनी तरंग उत्पन्न हो रही है, कितनी साउंड वेव्स निकल रही हैं, ये 300 निकल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी तरीके से 300 वेव्स निकल रही हैं इसमें से, और इसी तरीके से 300 वेव्स निकलती आ रही हैं। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी एक सेकंड में जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक सेकंड में कितनी वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, 300। तो 300 हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 300 हर्ट्ज। अगर यहां से एक सेकंड में 100 वेव्स उत्पन्न होंगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 100 हर्ट्ज। एक सेकंड में 1000 वेव्स निकलेंगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1000 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 400 वेव्स निकलेंगी, 400 तरंगें उत्पन्न होंगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 400 हर्ट्ज। क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो आवाज यहां से निकल रही है इस भोंपू से, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति। यानी जो सोर्स से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो 300 हर्ट्ज, वो क्या है हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वास्तविक आवृत्ति। अब बच्चे होगा क्या, अब जैसे ये ऑब्जर्वर, ये जैसे इंसान इस भोंपू की तरफ जाएगा तो इसे आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, यानी 300 से ज्यादा सुनाई देगी। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि इट हियर मोर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी यह इंसान वास्तविक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसे। समझ रहे हो, इस बात को ऐसे इमेजिन करो, जैसे गांव में या शहरों में रामायण होती है, रामायण का पाठ पढ़ा जाता है, या रामलीला होती है, या कोई कथा होती है, या ठीक है इस तरीके से कोई प्रोग्राम हो रहा है। अब भोंपू छत पर सेट कर दिए जाते हैं। अब सोचो हम अपने घर पे भाई साहब मस्त बैठे हैं, तो भोंपू की हमें आवाज सुनाई दे रही है। अब जैसे हम उस भोंपू की तरफ, उस स्पीकर की तरफ चलते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें आवाज तेजी से सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे हम उसके पास क्लोज पहुंचते हैं, बहुत तेज तेज सुनाई देती है। क्या वास्तव में जब आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके क्लोज पहुंच गए, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है? नहीं भैया, अब भी उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज ही है। अभी भी उसके अंदर से, भोंपू के अंदर से एक सेकंड में 300 वेव्स ही निकल रही हैं, एक सेकंड में 300 तरंग निकल रही हैं। लेकिन जैसे आप उसके क्लोज जा रहे हो तो आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस भोंपू के अंदर से आपके नजदीक जाते ही
उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही है, यानी उसके अंदर से 1 सेकंड में उतनी ही तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, बट आप जैसे उसके क्लोज जा रहे हो तो आपको ज्यादा सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आपको वास्तविक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई दे रही है, उस फ्रीक्वेंसी को बच्चे बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोला जाता है इसे आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति, या एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मैं सोर्स और इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी को और क्या बोल देते हैं? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी आभासी आवृत्ति, जो आपको सुनाई दे रही है और जो वास्तविक में है वो सोर्स से निकल रही है, जो आपको सुनाई नहीं दे रही। आपको तो ज्यादा सुनाई दे रही है, जब आप उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हो आपको ज्यादा आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो गई, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या बोलेंगे? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? बताओ, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर इसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा सुनाई देगी रियल से, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब क्या है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ज्यादा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? वो ज्यादा। अगर बच्चे एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच क्या होगी? ज्यादा। अब पिच क्या है वो हम कल के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। पिच वगैरह, लाउडनेस वगैरह सब कुछ कल के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। पिच को हिंदी में कहते हैं तारत्व। क्या कहते हैं? तारत्व। अभी के लिए इतना समझना, अगर आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी, अगर पिच ज्यादा होगी तो श्रिलनेस भी ज्यादा होगी, यानी आपको आवाज पतली सुनाई ज्यादा देगी जब आप उसकी तरफ जाओगे। श्रिलनेस का मतलब आपको आवाज ज्यादा पतली सुनाई देगी, तो श्रिलनेस भी बढ़ जाएगी। ये 3 बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? या फिर अगर ऐसा होता, या बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, मैं अपने घर बैठा हूं मस्त, अब मेरी तरफ कोई माइक को लेके आ रहा है, कोई भोंपू को लेके आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर ये रेस्ट में होता, भोंपू को आप इसकी तरफ लेके आ रहे हो तो भी ये तब भी इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। यानी इन दोनों में कोई एक अगर मोशन कर रहा होता तो भी ऐसा ही होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, इसको वेल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूं डॉपलर इफेक्ट को, तो मुझे इसको नोट कर लो, इसको मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। इसके बाद आपको चीजें और वेल एक्सप्लेन तरीके से मुझे समझानी है। हो गया? रफ करूं? एक्चुअल में क्या है ना कि ये डॉपलर इफेक्ट है ना, वो इमेजिन करने वाला टॉपिक है। जितना अच्छे से आप इमेजिन कर लोगे उतना आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में एंट्री करे और निकले ही ना, ठीक है। देखो, इसके मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे ये मेरे पास गाड़ी है, मान के चलो, एक है ना, यहां एक इस तरीके से गाड़ी है, और भाई साहब इस गाड़ी के यहां ऊपर भोंपू लगा हुआ है, वही जो स्पीकर है वो लगा हुआ है। इसमें से क्या निकल रही है? आवाज। इस तरीके से आवाज निकल रही है। ये हमारा क्या हो गया? सोर्स। जिसमें से आवाज निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्रोत। अभी के लिए ये सोर्स हमारा विराम अवस्था में, किसमें? रेस्ट में। मतलब इस सोर्स की जो स्पीड है वो क्या है? 0। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये मेरे पास यहां एक ऑब्जर्वर है, यहां एक इंसान है, ठीक है। ये भाई साहब मस्त आराम से खड़े हैं, ये ऑब्जर्वर है यानी श्रोता है। क्या ये? श्रोता। लिसनर बोल दो, रिसीवर बोल दो, ठीक है। लेकिन ये भी किसमें भाई साहब? रेस्ट में है, ये भी विराम अवस्था में है। मतलब वीओ मतलब क्या था? ऑब्जर्वर स्पीड, श्रोता की चाल,
वो भी क्या है 0, मतलब ये भी दोनों रेस्ट में है फिलहाल, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। ये मुझसे कुछ 40 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर आराम से दोनों रुके हुए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 1 सेकंड में यहां से वही मान के चलो 300 वेव्स उत्पन्न हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 300 हर्ट्ज हो गई कि नहीं हो गई? आवृत्ति कितनी हो गई? 300 हर्ट्ज। अब इसको भी 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ना तो घटेगी ना वो बढ़ेगी, अगर ये रेस्ट में है तो, कुछ डिस्टेंस पर है तो। लेकिन अगर ये मोशन करेगा, चाहे इधर जाए चाहे ये इधर जाए, तो इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर इसके पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ के सुनाई देगी, अगर इससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इसको घट के सुनाई देगी, यानी इससे दूरी इसकी बढ़ जाएगी, तो अब इसको आवाज कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? घट जाएगी। अच्छा, अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, ये विराम अवस्था में हो, और सोर्स मोशन में हो, अगर ये मोशन में है, सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको ज्यादा सुनाई देगी। अगर ये सोर्स इससे दूर जा रहा है ऐसे करके, तो अब इससे अगर दूरी बना रहा है तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी इसको कम सुनाई देगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। बात समझ पा रहे हो? तो पहला केस क्या है बच्चे? अगर ये दोनों रेस्ट में है, ऐसे केस में यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी और इसको जो सुनाई दे रही होगी, वो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी और ये वाली फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति, अगर दोनों रेस्ट में है, ऑब्जर्वर और सोर्स, तो दोनों सेम होंगी। तो इस केस में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी वास्तविक आवृत्ति, वो बराबर किसके होगी? वो बराबर होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी के, यानी आभासी आवृत्ति के। किस केस में? जब ये दोनों किस में होंगे? रेस्ट में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो था पहला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? यही कार है, ठीक है, ये भोंपू यहां पे लगा हुआ है इस तरीके से, यहां से आवाज सुनाई दे रही है इस तरीके से, ठीक। ये सोर्स है यानी स्रोत, ये अभी भी रेस्ट में, किसमें? विराम अवस्था में, यानी सोर्स की स्पीड क्या है? 0, आराम से रुका हुआ है। अब यहां एक इंसान है, मानव है, ये रहा भाई साहब, ठीक है। अब ये मोशन कर रहा है, किसमें? ऑब्जर्वर मोशन में, और इस सोर्स की तरफ आ रहा है, यानी ऑब्जर्वर की कुछ न कुछ स्पीड है इस बार। ये मोशन में है, किसमें है? ऑब्जर्वर यानी श्रोता, ऑब्जर्वर किसमें है? मोशन में है, गति में है। अब सोचो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि ये इसकी तरफ आ रहा होगा, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, जो वास्तव में यहां फ्रीक्वेंसी है, मान चलो फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो अब इसको आवाज ज्यादा सुनाई देगी जब इसकी तरफ आ रहा होगा, यानी अब इसको फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई दे रही होगी। इसको जो सुनाई दे रही होगी उसे हम क्या बोलते हैं? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी ऐसे केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। बात समझ में आ रही हो? अपरेंट मतलब आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति, और एक्चुअल मतलब वास्तविक आवृत्ति। गॉट इट? अब ऐसे केस में अगर अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी क्या होगी? ज्यादा। आपको मानना है, अभी मैं आपको पिच सिखाऊंगा कल के लेक्चर के अंदर। पिच क्या है? तारत्व। तारत्व क्या होगा? ज्यादा। अगर तारत्व ज्यादा होगा तो इसकी श्रिलनेस यानी पतली आवाज इसको ज्यादा सुनाई देगी, जैसे क्लोज जाएगा तो श्रिलनेस भी इसकी बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा हो बच्चे, अगर ऐसा हो, अब इसकी तरफ न जाके क्या करे? अब तीसरा केस ये है कि अब इससे दूर जा रहा है, अब ये डिस्टेंस बना रहा है, अभी इधर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ऐसे केस में यहां मैं समझा देता हूं, देखो यहां देख लो इसको, यहां देख लो,
थर्ड केस क्या है, यहां देख लो, ये गाड़ी है इस तरीके से, मैं छोटा बना देता हूं इसको इस बार, ठीक है, ये गाड़ी है, यहां इस पर भोंपू लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इसमें से साउंड आवाज निकल रही है, ये हमारा क्या है, सोर्स है, स्रोत है, ये किस में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, यानी इसकी स्पीड क्या है, 0। ये हमारे पास यहां हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जर्वर है श्रोता, अब इससे गाड़ी की तरफ नहीं जा रहा, गाड़ी से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है इससे। अगर दूर जाएगा, अब इसकी जो वास्तव में फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की है, अब इसे उससे कम फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है कम सुनाई देगी। बात समझ लो, क्योंकि इससे हम दूरी बना रहे हैं। ऐसे सोच लो, हमारे घर के आसपास कहीं माइक लगा हुआ है, उसमें से भाई साहब कुछ गाने वाने बज रहे हैं, अगर हम उससे दूरी बना लें, कहीं मैच वैच खेलने चले जाएं काफी दूर, ठीक है, तो क्या होता था, गांव से अगर हम बाहर चले जाएं कुछ दूरी पर, 400-500 मीटर की दूरी पर, अब हमें उसकी आवाज क्या होगी, कम सुनाई देगी। लेकिन जब उसकी तरफ आएंगे, गांव की तरफ एंट्री करेंगे, तो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक यू गॉट इट। ऐसे केस में क्या होगा, इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, बच्चों एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अब मैं एफ डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यानी मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ऐसे केस में एफ डैश कम होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। एफ डैश क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति, और एफ क्या है, एक्चुअल आवृत्ति। तो ऐसे केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम सुनाई देगी, यानी 300 हर्ट्ज से इसको कम सुनाई देगा साउंड। लेकिन इसमें से 300 हर्ट्ज ही निकल रहा है, लेकिन इसे सुनाई कम देगा। मतलब डिस्टेंस का फर्क पड़ता है, दूरी का फर्क पड़ता है। अगर हम सोर्स के नजदीक जाएंगे, हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ के सुनाई देगी। सोर्स से अवे जाएंगे, अगर उसकी अप्रोच करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, तो बढ़ के सुनाई देगी। उससे दूर जाएंगे तो हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमें कम सुनाई देगी। बात इतनी समझ पा रहे हो, बताओ, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर यहां मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं इस वाले केस के अंदर, थर्ड केस के अंदर, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि यहां एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो पिच भी कम हो जाएगा, तारत्व भी कम हो जाएगा। अगर तारत्व कम हो गया तो श्रिलनेस भी कम हो जाएगा, यानी आवाज हमें मोटी सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उससे दूर जाएंगे तो। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे की चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। हो गया नोट? रफ करें। देखो, इन सब चीजों को तो हमने फील कर लिया कि भाई क्या क्या कैसे होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा और उस फॉर्मूले से एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, आपके सारे यानी सभी काम आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, आपके सभी काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो, इस फॉर्मूले को कुछ लोग मास्टर फॉर्मूला बोल देते हैं, कुछ लोग जर्नल फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला दे देता हूं। जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। ये फॉर्मूला आपका रामबाण इलाज की तरह करेगा, ध्यान रखना, यही आपके लिए मेन है और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि एफ डैश बराबर एफ ब्रैकेट वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। अब बच्चों देखो, यहां जो एफ डैश है वो क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम आभासी आवृत्ति है। क्या है? आभासी आवृत्ति, या इसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? एपरेंट की जगह ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक, जो एफ है वो क्या है? वो है आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी वास्तविक आवृत्ति। क्या है? वास्तविक आवृत्ति। ठीक है, अब v क्या है यहां पे? ये v है स्पीड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? वो है 332 मीटर पर सेकंड, में आपको बता चुका हूं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
तो अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो आप इस वैल्यू को आप लेना 330 मीटर पर सेकेंड, ताकि आपकी वैल्यू आसान हो, और 330 से सॉल्व करोगे आपका आंसर 330 मीटर पर सेकेंड से ही आएगा। तो ये किसके लिए है? न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के केस में, है ना, न्यूमेरिकल के केस में आपको स्पीड ऑफ साउंड कितना मान के चलना है? 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा देखो ये वीओ क्या है, इसको समझो। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्म चेंज कर रहा हूं, बात एक ही है लेकिन आपको चीजें याद रहे। इसको बोलेंगे अब हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। क्या बोलेंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यानी श्रोता का वेग। वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं? कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो यहां डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, तो इसलिए यहां प्लस माइनस का यूज हो रहा है। अब कहां आएगा प्लस, कहां आएगा माइनस, अभी आगे बताने वाला हूं। दूसरा वीएस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी श्रोता का वेग। क्या है? श्रोता का वेग। और ऊपर वाला क्या है? ये सॉरी श्रोता नहीं, स्रोत का वेग है। सोर्स का मतलब क्या था? स्रोत का वेग। और ऑब्जर्वर मतलब श्रोता का वेग। किसका? श्रोता का वेग। बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन की बात करेंगे कि ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा या ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, तो कहां प्लस माइनस आएगा वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि कहां से कहां ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के लिए, सोर्स की वेलोसिटी के लिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हो गया? इसको नोट करो अच्छे से, रफ कर दूं इसको। आपको मुझे बताना है साइन कन्वेंशन, ठीक है। और ये चीज आपके लिए मेन है, एक तो ये फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। उसके बाद इस चैप्टर में यानी डॉपलर्स इफेक्ट में, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखो साइन कन्वेंशन है आपका, साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव कन्वेंशन, कब आप पॉजिटिव लेंगे, कब आप नेगेटिव लेंगे। देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ, और ये है आपकी राइट हैंड साइड, दायां हाथ, है ना। दाईं साइड है और ये बाईं साइड है। जर्नली हम हमेशा सोर्स को, यानी सोर्स मतलब स्रोत को किधर रख रहे थे हम? लेफ्ट साइड की तरफ इधर रख रहे थे, और राइट हैंड साइड की तरफ किसे रखते हैं हम? ऑब्जर्वर को। ये ध्यान रखना, यानी श्रोता को, ठीक है। या मैं यूं बोल सकता हूं कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, या फिर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि लेफ्ट की तरफ क्या है? सोर्स, और राइट की तरफ क्या है? ऑब्जर्वर। या ऐसे बोल दो, हम सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, या फिर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, पहला केस क्या है? जब आप सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे होंगे, सोर्स से आप ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे होंगे, तो हमेशा आप साइन नेगेटिव का लेंगे। क्या लेंगे? साइन नेगेटिव का लेंगे। यानी मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर टेकन नेगेटिव। क्या लेंगे आप? नेगेटिव। यानी स्रोत से श्रोता की तरफ अगर आप चलेंगे तो ऋणात्मक साइन लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जब आप ऑब्जर्वर से, यानी आप कहां से चल रहे हैं? आप ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ ऐसे चल के चलेंगे, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ आप चलेंगे, तब आप साइन लेंगे पॉजिटिव का। इसका लेंगे आप पॉजिटिव का। या यूं बोल दो, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो साइन किसका लेंगे? पॉजिटिव का। तो दूसरा केस है कि डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स। ऑब्जर्वर मतलब श्रोता से स्रोत की तरफ, सोर्स इज टेकन पॉजिटिव, यानी धनात्मक लेंगे। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है? इतनी बात समझ लो। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि एफ डैश बराबर एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ये था हमारे पास, ठीक है।
अब ध्यान से बात समझना मेरी, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करोगे आप, समझ तो आगे भी जाओगे, लेकिन यहां मैं आपको समझा देता हूं कैसे आप अप्लाई करोगे इसको। जरा देखो, अगर आपका ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है, ऑब्जर्वर। सुनना मेरी बात, आपका ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्जर्वर की स्पीड को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था, आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ऑब्जर्वर की स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, v प्लस vo अपॉन v। अब जरा देखो, अगर आपका ये सोर्स रेस्ट में है, किसमें, रेस्ट में, तो सोर्स की स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, v प्लस vo अपॉन v। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। या फिर ऐसे समझ लो, ये रेस्ट में है ऑब्जर्वर, आपका अब सोर्स चल रहा है। अगर आप सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलोगे तो सोर्स को आप कैसा लोगे, कहां चलना है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ, तो डायरेक्शन कैसी लोगे आप, नेगेटिव। तो इसकी स्पीड तो 0 हो जाएगी, ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर वाली तो 0 हो जाएगी, और सोर्स को नीचे क्या कर देंगे आप, नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ वी प्लस 0 अपॉन वी माइनस वी एस। यानी फाइनल में क्या आ जाएगा, v अपॉन वी माइनस वी एस। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। कहां प्लस कहां माइनस, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। अब फिर मैं आपको केसेस बताता हूं कि इसमें कौन कौन से केसेस आपको पढ़ने हैं डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी मुझे आपको डॉपलर्स इफेक्ट की डेफिनेशन भी लिखानी है। अब आपको फील आएगा एक्चुअल में डॉपलर्स इफेक्ट था क्या। इसको मैं रफ कर दूं, देखो आप क्या देख रहे थे, जब दोनों रेस्ट में थे, सोर्स और ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी जो सोर्स निकाल रहा था। मतलब एफरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी जब दोनों रेस्ट में थे, सोर्स और ऑब्जर्वर। लेकिन अगर सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, या फिर इसका उल्टा कर दो, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का बदलाव हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का। बात समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे हम, डॉपलर्स इफेक्ट है क्या, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में परिवर्तन। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, सापेक्षिक गति। या तो आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है या इससे दूर जा रहा है, या सोर्स इसके पास आ रहा है या सोर्स इससे दूर जा रहा है। यानी ये क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन है। क्या है, रिलेटिव मोशन है, सापेक्षिक गति है। किस किस के बीच में, बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इसे ही कहते हैं बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट। यानी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आवृत्ति में बदलाव। चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोल दो, शिफ्ट की जगह आप चेंज वर्ड यूज कर सकते हो, बदलाव। तो आवृत्ति में जो बदलाव आ रहा है, किसकी वजह से, सापेक्षिक गति की वजह से। किस किस के बीच में, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, स्रोत और श्रोता के बीच में। यानी आप इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्रोत और श्रोता और स्रोत, ऐसे लिख दो, या स्रोत और श्रोता लिख दो। स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्षिक गति की वजह से, सापेक्ष गति की वजह से आवृत्ति में बदलाव, डॉपलर्स इफेक्ट कहलाता है, डॉपलर्स प्रभाव कहलाता है।
इसे ही बच्चे बोलते हैं हम डॉपलर्स इफेक्ट। बताओ, इतनी बात क्लियर है? तो इस डेफिनेशन को लिखना चाहो तो लिख लो। आई थिंक यू गॉट इट। इतने सारे एग्जांपल देने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डॉपलर्स इफेक्ट है क्या। क्लियर है? इसको मैं रफ करूं, फिर आगे की चीजें समझते हैं। अब देखो, अब कुछ केसेस में आपको समझाता हूं, वो ध्यान से आपको समझने हैं। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट। ये देखो, मेरे पास यहां सोर्स है, अब ये भोंपू है, ठीक है, स्पीकर है, इसमें से क्या है, आवाज निकल रही है, ठीक है। ये क्या है? सोर्स। क्या है? सोर्स यानी स्रोत। और यहां है ऑब्जर्वर, ये यहां है ऑब्जर्वर, ठीक। ये है ऑब्जर्वर यानी श्रोता। देखो, पहला केस क्या है? अगर सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मोशन में हो, तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति का क्या फॉर्मूला होगा, वो मुझे आपको समझाना है। तो पहला केस क्या है? व्हेन यानी जब, हिंदी में लिखते चलना, व्हेन यानी जब सोर्स इज इन रेस्ट। लिखते चलो भाई हिंदी में, जब स्रोत विराम अवस्था में हो, जब स्रोत विराम अवस्था में हो, सोर्स, एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन, इज इन मोशन। यदि एंड यानी और श्रोता गति में हो, तब, देन, तब, ठीक है। तब का केस देखो आप, ये रेस्ट में है, किसमें? ये सोर्स किसमें है? रेस्ट में, यानी विराम अवस्था में। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? सोर्स की 0। सोर्स की स्पीड क्या हो जाएगी? 0। लेकिन यहां से साउंड तो निकल रहा है, ये तो साउंड तो निकल रहा है, तो साउंड की स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, दैट इज वी। वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड तो यहां से निकल रहा है, ध्वनि की चाल है। लेकिन सोर्स अपनी जगह पे भाई साहब रुका हुआ है, उसकी स्पीड क्या है? 0, वो रेस्ट में है। अब देखो, अगर ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, यहां से दो केस बन सकते हैं, या तो ऑब्जर्वर इधर जा रहा हो या इससे दूर जा रहा हो, इसकी तरफ जा रहा हो या इससे दूर जा रहा हो, टुवर्ड्स सोर्स या अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से दूर जा रहा हो, दो ही केस बन सकते हैं। तो पहला केस तो ये देख लो, केस के अंदर पहला पॉइंट क्या है? ये अगर इसकी तरफ आ रहा होगा तो इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगी। मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी f है और अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? f डैश। अब भाई साहब, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको ज्यादा सुनाई देगी कि नहीं देगी? वास्तविक फ्रीक्वेंसी से इसको आवाज ज्यादा सुनाई देगी कि नहीं देगी? ये तो आपको समझा चुका हूं। तो अगर अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चे, तो पिच क्या होगा? ज्यादा। और पिच को मैंने क्या बताया था आपको? तारत्व। क्या कहते हैं हिंदी में? तारत्व। और पिच ज्यादा होगा तो क्या होगी? श्रिलनेस भी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है? अब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो कितनी ज्यादा होगी, ये इसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या था? एफ डैश बराबर एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। अब लगा दो साइन कन्वेंशन। हो क्या रहा है? ऑब्जर्वर यानी श्रोता स्रोत की तरफ जा रहा है, नहीं, राइट हैंड साइड से कहां रहे हैं? लेफ्ट साइड की तरफ। तो चीजें कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। यानी ऑब्जर्वर की जो स्पीड है दैट इज वीओ, वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और सोर्स तो रेस्ट में, सोर्स की स्पीड कितनी है? 0। अब लगा दो यहां, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश बराबर एफ वी, ऑब्जर्वर की स्पीड कैसी हो जाएगी? ये पॉजिटिव का साइन आएगा, दैट इज वीओ अपॉन वी एस कितना हो जाएगा? 0। ये रेस्ट में है, तो v प्लस 0, यानी v प्लस 0 का मतलब क्या हो गया? v, ठीक है। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। किस केस में है? जब ये मोशन में हो और ये रेस्ट में। इतनी बात क्लियर है? और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा हो। अब सोचो जरा, v की वैल्यू कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है कि नहीं होती है? ये 332 है। अब 332 के साथ इसमें क्या ऐड हो रहा है? ऑब्जर्वर की स्पीड भी ऐड हो रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और नीचे कम से अगर हम ज्यादा में भाग देते हैं
तो टोटल ये पूरा फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा, ज्यादा निकल के आएगा। भाई सीधी सी बात है, ऊपर है 4 और नीचे है 3, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, और 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 से कुछ ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। उल्टा कर दो, अगर ऊपर 3 लिख दो नीचे 4 लिख दो, ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट समथिंग। तो वैल्यू क्यों सी आई, ज्यादा ही। तो एक्चुअल में अगर पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। आप इसको फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, जो कि मैंने इस तरीके से आपको समझाया था। बात समझ पा रहे हो। ये तो भाई 332 मीटर पर सेकंड, अब 332 साथ कुछ जुड़ रहा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ये बचेगी कम, और कम का ज्यादा में भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी निकल के। तो अगर ये पूरी ज्यादा निकल के आएगी तो एफ डैश यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति भी क्या होगी, ज्यादा, जब ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा होगा, सोर्स की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका पहला वाला केस। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये सोर्स इससे दूर जा रहा, यानी अब ये जो सोर्स है ना ये दूर जा रहा है, ऐसे करके दूर जा रहा है इससे, इसकी स्पीड क्या है v, अब इससे दूर जा रहा है। इसी में देख लो दूसरा केस, इसी के अंदर, इसी केस के अंदर ये सेकंड केस देख लो। अब ऑब्जर्वर क्या है, दूर जा रहा है, और ये किस में है, रेस्ट में है। तो ये आपका भोंपू हो गया, ठीक है, यानी स्पीकर हो गया। ये आपका भाई साहब सोर्स है, स्रोत, जो कि रेस्ट में है, यानी इसकी स्पीड क्या हो गई, 0, ठीक है। और ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसकी स्पीड दे रखी है vo, यानी किसी स्पीड से जा रहा है वो, और से दूर जा रहा है। ऐसे केस में आपको मैंने क्या बताया था, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऐसे केस में फिर पिच भी क्या हो जाएगा, कम, तारतम्य, और श्रिलनेस यानी आवाज मोटी सुनाई देगी, श्रिलनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो देखो जरा, एफ डैश बराबर एफ, अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला तो ये रहा v। अब हमें पता है कि ये तो रेस्ट में है सोर्स, तो ये तो 0 हो जाएगा नीचे, तो नीचे तो v बचेगा, सीधी सी बात है। अब ऊपर यहां प्लस आएगा कि माइनस, अब हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, दैट इज vo। तो अब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये। अब सोचो ये वैल्यू 332, अब आप 332 में से कुछ घटा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम। तो ऊपर हो गई कम और नीचे हो गई ज्यादा, यानी ऐसे समझ लो ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो ऊपर कम हो गई नीचे ज्यादा, तो ये वैल्यू 0 से कम आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग। तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये कम निकल के आएगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम और श्रिलनेस भी कम। आप इसको फॉर्मूले के तरीके से भी सीख सकते हो। तो इस केस के लिए फॉर्मूला ये हो गया और इस केस के लिए फॉर्मूला ये हो गया। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। इसको लॉजिकली कैसे सोचा करोगे आप अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो। अगर ऑब्जर्वर हमेशा किधर, सोर्स की तरफ जा रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर इस वैल्यू ज्यादा होगी नीचे कम होगी तभी तो ओवरऑल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ऊपर क्या करना है तुम्हें, ऊपर वैल्यू v के साथ कुछ ऐड करना है। अगर ऊपरली वैल्यू कम करनी है तो आपको v के साथ माइनस करना है उसी को। समझ गए हो गया, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब इसको नोट करो अच्छे से, फिर आपको मैं दूसरा केस समझाता हूं, ठीक है। हो गया नोट, रफ करूं। अब देखो सेकंड केस क्या है, केस सेकंड। ये आपका ऑब्जर्वर है, सॉरी सोर्स है, भोंपू है, ठीक है, यानी ये स्पीकर है आपका, जिसमें से आवाज निकलती जा रही है। ये वेव्स हैं, साउंड वेव्स, ठीक। ये आपका सोर्स है यानी स्रोत है, स्रोत, ठीक है, और ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब जो केस है वो ये है, अगर सोर्स आपका मोशन में हो, इसकी तरफ जाए या इससे दूर जाए, और आपका ये आपका ऑब्जर्वर जो है श्रोता, वो किस में हो, रेस्ट में, यानी श्रोता कैसा हो, रेस्ट में। ये आपका किस में भाई साहब,
रेस्ट में, तो आपको बताना है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो केस है कि जब, लिख लेना हिंदी में, जब ऑब्जर्वर यानी श्रोता, जब श्रोता विराम अवस्था में हो, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट एंड सोर्स इज इन मोशन, यानी स्रोत गति में हो। हिंदी वाले लिख लेना, जब श्रोता विराम अवस्था में हो तथा स्रोत गति में हो, तब के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में आप देखो, अगर ये सोर्स इसकी तरफ जा रहा हो, किसकी तरफ, इसकी तरफ, अब इसकी तरफ अगर जा रहा होगा ये सोर्स, तो सोर्स की कुछ न कुछ स्पीड होगी, दैट इज वीएस, कुछ न कुछ स्पीड से जा रहा होगा इसकी तरफ, और भैया से साउंड निकल रही है, तो साउंड की स्पीड तो ऑलरेडी क्या है, वी, ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो भाई साहब ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर इसकी तरफ आ रहा होगा तो भैया से साउंड तेजी से सुनाई देगा, यानी ऐसे केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं क्या बोल रहा था, एफ डैश, वो बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ जाएगी तो पिच क्या हो जाएगी, तारत्व बढ़ जाएगा। अगर तारत्व बढ़ जाएगा तो उसको आवाज सुरीली सुनाई देगी, यानी पतली सुनाई देगी, यानी सिरिलनेस क्या होगा, सिरिलनेस इसकी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ के ना। अगर आप इसको फॉर्मूला के बेस पर समझना चाहते हो तो समझो, देखो आपके पास मास्टर फॉर्मूला क्या था, v प्लस माइनस वी ओ और v प्लस माइनस वी एस, यही तो था मास्टर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला। अब हमें ऑब्जर्वर की स्पीड तो 0 दे रखी है क्योंकि वो रेस्ट में, तो भाई साहब ये अगर मैं 0 कर देता हूं तो एफ वी प्लस 0, तो ये पूरा क्या बन गया, v बचा अपॉन। अब हमें प्लस माइनस लगाना है सोर्स की स्पीड के लिए। हम किधर से आ रहे हैं, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब लेफ्ट से कहां आ रहे हैं, राइट की तरफ। सिंबल कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा ये, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस वी एस। तो आपका एफ डैश आ गया ये, एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। मतलब क्या हुआ कि देखो ये 332 मीटर पर सेकंड माइनस कुछ ये, और ऊपर क्या है 332, तो नीचे क्या है कम। अगर नीचे वैल्यू कम है, ऊपर होगी ज्यादा, तो नीचे से ऊपर का जब भाग देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा। अगर ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, ज्यादा। अगर अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा तो पिच भी होगा ज्यादा, सिरिलनेस भी होगी ज्यादा। आप इसको मैथमेटिकल टूल से भी समझ सकते हो। इतनी बात क्लियर है। दूसरा केस देख लो, इसके अंदर पहला तो ये हो गया, दूसरा ये देख लो, अगेन यही भोंपू है, ठीक है। ठीक है, ये आपका अगेन वही सोर्स है, स्रोत जो कि मोशन में है, और यहां से भाई साहब आवाज निकल रही है मस्त, ठीक, ये साउंड वेव निकल रही है। ये आपका सोर्स है जो कि किस में है, रेस्ट में है। ऑब्जर्वर क्या है, सॉरी ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स नहीं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यानी श्रोता किस में है, रेस्ट में, विराम अवस्था में है, ठीक है। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये अगर ऑब्जर्वर से दूर जाए, इस डायरेक्शन में जाए, देखो इस डायरेक्शन में, अगर ये दूर जा रहा होगा तो इसको आवाज जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो कम सुनाई दे रही होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज एफ डैश क्या हो जाएगा, कम। अगर ये कम हो जाएगा तो पिच भी क्या हो जाएगा, कम, तारत्व भी कम, तो उसको आवाज मोटा सुनाई देगी, यानी सिरिलनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ पा रहे हो। अब मैथमेटिकली टूल से देख लो आप, एफ डैश बराबर एफ, सीधा सीधा मास्टर फॉर्मूला यूज करो, तो वीएस क्या हो जाएगा, ये तो सॉरी ऑब्जर्वर स्पीड क्या हो जाएगी, 0, तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर तो v बचेगा अपॉन। अब वो माइनस आएगा कि प्लस। अब कहां जा रहा है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ, यानी राइट हैंड साइड से कहां जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो चीज कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया इस केस के लिए। जरा सोचो, नीचे 332 के साथ कुछ स्पीड ऐड करोगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ऊपर सिर्फ 332 है, नीचे 332 प्लस है, ये वैल्यू ज्यादा का कम में भाग देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम। अगर एक कम निकल के आएगी तो एफ डैश भी क्या हो जाएगा, कम, यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। इसको आवाज कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी तो पिच भी कम होगा, तारत्व कम होगा, और भाई साहब इसको आवाज मोटी सुनाई देगी।
ये केस है। आई थिंक यू गॉट इट, और बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। हम मैथमेटिकल फॉर्म से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, अगर ये दोनों मोशन कर रहे हो, अगर ये दोनों मोशन कर रहे हो, अब वो तक क्या था, एक रेस्ट में था तो एक मोशन कर रहा था, अगर ये दोनों मोशन कर रहे हो तो क्या होगा, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसको नोट करो, फिर वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हो गया नोट, रफ कर दूं रफ। अब देखो केस थर्ड, देखो ये मेरे पास यहां अगेन सोर्स है, वही भोंपू है, स्रोत है, ठीक है। ये क्या है, सोर्स यानी स्रोत है, ठीक है। और यहां से भाई साहब आवाज निकल रही है, साउंड निकल रही है, गाने बज रहे हैं, ठीक। और ये आपका ऑब्जर्वर है, दैट इज श्रोता, ऑब्जर्वर श्रोता। अब ये दोनों भाई साहब मोशन में है, किसमें, दोनों मोशन में, बोथ आर इन मोशन, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर, स्रोत और श्रोता दोनों गति में है। हिंदी वाले लिख लेना कि स्रोत और श्रोता दोनों गति में है। तब क्या होगा, अब जरा देखो, अगर ये स्रोत इस डायरेक्शन में जा रहा हो, किस डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो, और ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा हो, ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा हो, तो भैया सोर्स की कुछ स्पीड होगी ये, ऑब्जर्वर की कुछ स्पीड होगी ये, और साउंड और निकल रहा है इसमें से, वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, वी। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, वी। बोलो हाँ के ना, ठीक है। हमारे पास मास्टर फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला क्या था, एफ डैश बराबर एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ये था। अब देखो दोनों मोशन में है तो प्लस माइनस का यूज होना है कि कहां प्लस आएगा कहां माइनस। बेटा देखो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, एफ वी। अब ऑब्जर्वर देखो किधर जा रहा है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ, यानी राइट हैंड डायरेक्शन से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, और राइट से लेफ्ट चलते थे तो क्या आती थी चीजें, पॉजिटिव। तो यहां साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का, अपॉन वी। अब सोर्स की स्पीड है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स किधर जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, राइट की तरफ। तो चीज कैसी होती थी, नेगेटिव, सिंबल किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यानी ये बात क्लियर हो गई कि अब देखो ये सोर्स इसकी तरफ आ रहा है और ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर भी इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। जरा देखो V में से VS यानी 332 में से कुछ न कुछ ये वैल्यू घटाओगे आप, तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम, और ऊपर ये वैल्यू क्या है, V प्लस VO, ये वैल्यू बढ़ेगी, कुछ न कुछ ये बढ़ेगी जरूर, ये घटेगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, ज्यादा। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, ज्यादा। इसको तेजी से साउंड सुनाई देगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इसके अंदर यूज करोगे। अब जरा अगर ऐसा हो, इसी के अंदर ये ए केस है, इसी के अंदर बी क्या है, कि जैसे ये हमारे पास अगेन यही भोंपू है, ठीक है, ये सोर्स है, दैट इज स्रोत, ये स्रोत है, ठीक है, और ये हमारे पास यहां ऑब्जर्वर है। क्या है ये, ऑब्जर्वर, श्रोता। अगर ये श्रोता इस डायरेक्शन में जा रहा हो यानी सोर्स से दूर, और सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, तो क्या, दोनों ही मोशन में है, इसकी स्पीड vo होगी और इसकी स्पीड vs होगी, और साउंड क्या होगा, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब दोनों दूर जा रहे हैं, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम, उसको आवाज कम सुनाई देगी। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीक्वेंसी से कम सुनाई देगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी।
अब यहां से सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो आप, एफ डैश बराबर एफ। अब मास्टर फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। अब जरा देखो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है, श्रोता की जो चाल है, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, मेरी तरफ, यानी लेफ्ट से कहां आ रहा है वो, राइट की तरफ। तो चीज कैसी हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा v माइनस वी ओ अपॉन वी। अब वी एस स्पीड ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो क्या हो जाएगी, राइट से कहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो चीज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव। अब देखो नीचे पॉजिटिव हो रहा है तो कुछ जुड़ जाएगी, ये ऊपर घट जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा आएगी नीचे वाली, ऊपर वाली कम। तो अगर इसको डिवाइड देंगे ज्यादा में से कम को, तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये भी आएगी कम, यानी घट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये आपके 3 केसेस हैं, अगर सोर्स रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर मोशन में हो, या फिर सोर्स मोशन में हो, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, या फिर दोनों मोशन में हो, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कहां घटेगी कहां बढ़ेगी। ये सारे लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये आज की आपकी थ्योरी का हिस्सा है। यही था आपका डॉपलर्स इफेक्ट। क्लियर है, इसको आप बहुत अच्छे से नोट करो। इसके बाद कुछ चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, और न्यूमेरिकल और है, वो न्यूमेरिकल आपको मुझे कराने हैं। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया नोट, रफ करूं। अब देखो कुछ काम की बात है, 2-3 केसेस हैं, वो ध्यान से समझना है। डॉपलर इफेक्ट था क्या, डॉपलर इफेक्ट था फ्रीक्वेंसी में चेंज रिलेटिव मोशन की वजह से ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में। ये तो था डॉपलर इफेक्ट, यानी फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा था, चेंज। दिमाग में क्लिक करो, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था मोशन की वजह से, यही था डॉपलर इफेक्ट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ कहां कहां डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, कहां कहां डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, वो केसेस ऐसे कौन कौन से हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। काम की बात है, नोट करके काम की बात क्या है, कहां कहां डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। देखो पहली बात, अगर आपका ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना, ये आपका ऑब्जर्वर है, सॉरी ये आपका सोर्स है, माफ करना, ये आपका सोर्स है यानी स्रोत, ये सोर्स है आपका, और ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है यानी श्रोता। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कहां, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में इधर जा रहे हो, या फिर दोनों इधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और दोनों की स्पीड, ऑब्जर्वर की और सोर्स की स्पीड क्या हो, बराबर, दोनों की स्पीड क्या हो, बराबर, ऐसे केस में डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। जब दोनों की स्पीड सेम होगी, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ही नहीं आएगा। मतलब ऐसे केस में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यानी वास्तविक आवृत्ति जो है, वो बराबर होगी किसके, अपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के, आभासी आवृत्ति के। तो ऐसे केस में कोई डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे केस में कोई डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी यहां मैं बोल सकता हूं कि नो डॉपलर इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट, कोई भी डॉपलर का प्रभाव यहां दिखाई नहीं देगा, पहली बात। दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला केस तो ये हो गया, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर दोनों रेस्ट में हो, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इन रेस्ट, अगर दोनों ही रेस्ट में होंगे तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, बराबर, कोई फ्रीक्वेंसी में बदलाव ही नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, वो डॉपलर इफेक्ट है ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात, मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपके पास ये सोर्स है, ठीक है, ये आपके पास अगर सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है और ये भाई साहब ऑब्जर्वर है, और दोनों किस में है, विराम अवस्था में, दोनों किस में है, रेस्ट में, तो दोनों के केस में इसको यहां से जितनी साउंड निकल रही होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको उतनी ही सुनाई देगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां भी कोई डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं when both source and
ऑब्जर्वर आर इन रेस्ट। अगर ये दोनों रेस्ट में होंगे तो यहां भैया कोई भी डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, नो डॉपलर्स इफेक्ट, कोई भी डॉपलर का प्रभाव नहीं अप्लाई होगा। ऊपर वाले केस में लिख लेना, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, समझ ही गए होंगे कि व्हेन, ऊपर वाले केस में व्हेन बोथ, सोर्स को एस लिख देता हूं मैं, अब ऑब्जर्वर को ओ लिख देता हूं, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मूव्स इन सेम डायरेक्शन, अगर समान गति में एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, ऐसे केस में कोई भी डॉपलर का इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। यानी जब दोनों स्रोत और श्रोता एक ही दिशा में और समान गति से चल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होगा, तो वहां कोई डॉपलर का इफेक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा केस मैं आपको बता देता हूं, एडवांस है थोड़ा आपके लिए, बता देता हूं मैं, इसको रफ कर दूं मैं, इसको नोट कर लो पहले। थर्ड केस आपको मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लो, हो गया, इसको रफ कर दो, बहुत काम की चीज है, आप ध्यान रखना ये बात। तो सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। और इन केसेस के अंदर कहीं भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां कोई भी डॉपलर का इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। बच्चे तीसरा केस क्या हो सकता है, जरा देखो, ये सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अगर इसके सेंटर पर कोई भी एक, चाहे ऑब्जर्वर हो चाहे सोर्स हो, कोई भी एक हो, मान लो यहां सोर्स है, क्या है यहां भाई साहब ये भोंपू है इसके सेंटर पर, और इसके सर्कल में ऑब्जर्वर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? ऑब्जर्वर सर्कल पाथ में घूम रहा है, वृत्त गति कर रहा है, तो हर जगह से इसकी डिस्टेंस क्या है? हर जगह से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो इसको हर जगह से फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? सेम। तो फ्रीक्वेंसी में यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां भी कोई डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो यानी मैं बोल सकता हूं नो डॉपलर इफेक्ट, यहां भी कोई डॉपलर्स का प्रभाव अप्लाई नहीं होगा। कब का केस है? जब व्हेन, लिख लेना हिंदी में, मैं बोलता चलूंगा, व्हेन ऑब्जर्वर, जब श्रोता और स्रोत, व्हेन ऑब्जर्वर और या सोर्स वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक, वन ऑफ देम इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर वृत्त के केंद्र पर है, एंड इनमें से कोई एक अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, एंड मूव्स इन सर्कुलर पाथ, एनीवन, कोई भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वृत्त गति कर रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी डॉपलर का इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हर जगह से सोर्स से ऑब्जर्वर की दूरी क्या होगी? सेम होगी। कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, कोई भी आवृत्ति में चेंज नहीं आएगा, ऐसे केस में कोई भी डॉपलर का इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो बच्चे ये थ्योरी का पार्ट था। अब मुझे आपको न्यूमेरिकल कराने हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी और देख लो। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको समझते हैं कि आप अगर क्वेश्चन मिले आपको अगर डॉपलर इफेक्ट पर, उसे कैसे आप हिट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ लिसनर देखो, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में आपको बोल के समझाता हूं। सवाल क्या बोल रहा है कि एक लिसनर है जो कि रेस्ट में है, यानी एक श्रोता है जो कि विराम अवस्था में है, एंड पुलिस सायरन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, और पुलिस का सायरन उस लिसनर से दूर जा रहा है। मतलब ये सिचुएशन है, ये देखो सोर्स है यानी पुलिस का सायरन है, ठीक है, ये उनका भोंपू है पुलिस वालों का, यानी ये सायरन है। ठीक है, ये आपका हो गया सोर्स, क्या हो गया? सोर्स। दूसरा यहां है लिसनर, ठीक है, ये आपका लिसनर हो गया,
यानी ऑब्जर्वर बोल सकते हैं आप, ठीक। जबकि क्या है बोल रहा है कि लिसनर किस में है, विराम अवस्था में, यानी किस में, रेस्ट में। तो ये बात तो मैं क्लियर हो गई कि ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी, 0, क्योंकि रेस्ट में है। और ये सोर्स जो है, जो पुलिस का सायरन है, वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसकी स्पीड क्या होगी, vs, सोर्स की स्पीड, ठीक है। अवे फ्रॉम द लिसनर एट 60 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो स्पीड है, सोर्स की, सायरन की जो स्पीड है, वो 60 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ठीक है। What frequency does the listener hear gives that the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये सायरन इस ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो इस ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जबकि वायु के अंदर ध्वनि की चाल दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 लेना है आपको, इस बार फॉर्मूले के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और हमसे बोल रहा है सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है एफ, वो कितना है, 500 हर्ज है। अब लॉजिकली तुम खुद सोच लो, इससे दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है किससे, ऑब्जर्वर से, तो फ्रीक्वेंसी तो यहां घटेगी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी आवासीय आवृत्ति तो कम होगी। अब कितनी कम होगी बात कर लेते हैं, जरा देखो, जर्नल फॉर्मूला लगा दो, v प्लस माइनस v0, vo प्लस v प्लस माइनस vs। जरा देखो ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में है, तो ऊपर 0 पुट कर दो, f v प्लस 0, तो v प्लस 0 मतलब v अपॉन v। अब प्लस आएगा कि माइनस, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जा रहे हैं, सायरन कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो चीजें जुड़ जाएंगी, आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब सीधा सीधा आप वैल्यू निकाल दो, f कितना दे रखा है आपका, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ज दे रखी है, स्पीड कितना दे रखा है साउंड का, साउंड इन ईयर कितना दे रखा है, 340 दे रखा है, v अगेन 340 प्लस स्पीड कितना दे रखा है सायरन का, सोर्स का 60, ये पूरा 60 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 500 अपॉन 340 अपॉन ये आ जाएगा 400, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब ये आएगा 425 हर्ज, कितना आ जाएगा, 425 हर्ज। अब जरा खुद देखो, आपको फील आएगा, एक्चुअल में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 500 हर्ज, और सुनाई इसको कितनी दे रखी है, 425 हर्ज। तो बताओ फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही कि नहीं हो रही है, पहले 500 था अब 425 है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से बहुत आसान है डॉपलर्स इफेक्ट के क्वेश्चंस को हिट करना, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट कराता हूं। हो गया, रफ करूं इसको, देखो क्वेश्चन सेकंड, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर श्रोता की ओर 33 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। यानी एक रेलगाड़ी है और एक श्रोता है, ठीक है। तो श्रोता मतलब ऑब्जर्वर, ये भाई साहब ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ओ से नोट कर रहा हूं इस बार ऑब्जर्वर को, ठीक है, जिसे क्या मैं बोल रहा हूं, श्रोता, ठीक है। श्रोता की ओर 33 मीटर पर सेकंड से चलती है, ये रेलगाड़ी है, तो मैं इसको इसी तरीके से बना देता हूं ना, ये सोर्स है, ये रेलगाड़ी है सोर्स, ठीक है। और किसकी तरफ जा रही है ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है, सोर्स की स्पीड दे रखी है भैया, दैट इज 33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो श्रोता को रेलगाड़ी के इंजन की सीटी की आवृत्ति, जो रेलगाड़ी का इंजन है उसकी सीटी की आवृत्ति F1 सुनाई देती है। मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, आभासी आवृत्ति है, उसको क्या सुनाई देती है, F1, क्या सुनाई देती है, F1, ठीक है। जब इसकी तरफ जा रही है
तो इसको आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक्चुअल से। जब रेलगाड़ी 66 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, मतलब यही रेलगाड़ी अगर ये 66 मीटर पर सेकंड से चले, कितनी सी स्पीड से चले, 66 मीटर पर सेकंड से चले, तो श्रोता को सीटी की आवृत्ति F2 सुनाई पड़ती है। ये भी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी जा रही है श्रोता की तरफ, ये भी किधर जा रही है, श्रोता की तरफ, 66 मीटर पर सेकंड से। यानी सोर्स की पहले स्पीड दे रखी है 33 और दूसरी दे रखी है VS2 कितना दे रखा है, 66 मीटर पर सेकंड। जब ये 66 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो इसको सीटी, इंजन के सीटी के बाद F2 सुनाई देती है। तो पहले F1 है फिर F2 है। ये क्या है, दोनों एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एपरेंट मतलब आभासी आवृत्ति है। तो हमसे बोल रहा है वायु में ध्वनि की चाल 330, यानी V का मान कितना दे रखा है, 330। तो F1 बटे F2 का मान होगा, यानी दोनों एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको बतानी है, 7/9, 8/9, 6/9 और 11/9, ठीक है। अब हमारे पास देखो मास्टर फॉर्मूला क्या था, F बराबर F डैश दैट इज V प्लस माइनस VO अपॉन V प्लस माइनस VS, यही तो था। अब सीधा सीधा यहां अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रखी है, दैट इज F1 पहले केस के अंदर। तो F1 सॉरी माफ करना है, F डैश बराबर क्या हो जाएगा F, तो F1 क्या हो जाएगा FV। पहले केस के अंदर देखो आप, ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में है। ये किस में, श्रोता कैसा है, स्थिर है। ये तो भैया रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, ये 0 हो जाएगा, तो V प्लस 0/V। अब सोर्स को प्लस लोगे कि माइनस, किधर आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, नहीं लेफ्ट से कहां चल रहे हैं, राइट की तरफ, तो क्या आएगा माइनस। बोलो हाँ के ना, इक्वेशन 1 बोल दो। दूसरे वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, F2 है इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर FV प्लस 0, भाई प्लस आया माइनस आएगा तो 0, क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है, अपॉन V। अब इधर की आ रहा है यानी लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो माइनस V माइनस VS। अब ये पहला है और ये दूसरा है सोर्स की स्पीड, ये इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, F1 बटे F2 बराबर F से F चला जाएगा, V से V चला जाएगा और नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी V माइनस VS2 अपॉन VS2 अपॉन V माइनस VS1। अब V कितना दे रखा है सवाल के अंदर, 330 दे रखा है, माइनस VS2 कितना दे रखा है, 66 अपॉन ये V कितना है 330 माइनस S1 कितना है 33। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा, ये बचा आपके पास 4 और ये बचा आपके पास 6, 264 बचा ऊपर, ठीक है। नीचे कितना बचा, ये 7 और ये बचा 9, ये बचा 264 अपॉन 297। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी करीब करीब 8/9। कितना निकल के आएगा, ये 8/9। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 8/9, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर। एक और क्वेश्चन आप देखो, इसको अच्छे से नोट करो और अगला क्वेश्चन आप देखो, रफ कर दूं इसको, हो गया, ठीक है। देखो सवाल ये बोल रहा है कि यदि एक गतिमान मनुष्य को किसी स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारतम्य यानी पिच 10% गिरा हुआ लगता है, सीधा सीधा है कि ये हमारे पास है मनुष्य है, यानी ये क्या है हमारा ऑब्जर्वर है, क्या है ऑब्जर्वर है, यानी श्रोता है, ऑब्जर्वर क्या है, ये श्रोता। और स्थिर स्रोत की ध्वनि, हमारा जो सोर्स है वो क्या है, स्थिर है, यानी रेस्ट में है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है जहां से क्या है आवाज निकल रही है, ये क्या है सोर्स, दैट इज स्रोत। ये किस में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में, मतलब सोर्स की स्पीड क्या है 0। ये बोल रहा है कि अगेन यदि एक गतिमान मनुष्य को किसी, यानी ये किस में गतिमान है, गति में, ये मोशन में है,
तो यानी इसके पास ऑब्जर्वर स्पीड इसकी कुछ न कुछ होगी। ठीक है, कि स्थिर स्रोत की ध्वनि का तारतम्य 10% गिरा हुआ लगता है तो उस गति का वेग दिशा सहित ज्ञात करो। मतलब ऑब्जर्वर को इसकी पिच का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति, अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात करें तो आप, तो इसको पिच गिरा हुआ लगता है, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, गिरी हुई लगती है, मतलब कम लगती है। अब ये कैसे डायरेक्शन में जाए, यानी आपको दिशा बताना है और इस ऑब्जर्वर की स्पीड भी बतानी है, ये वीओ भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी लगानी है, बतानी है कि किस डायरेक्शन में जाएगा जिससे इसको पिच गिरी हुई दिखाई दे, 10% कम सुनाई दे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो। ऑब्वियस ही बात है, जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा, ऐसा तभी हो सकता है, इस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, यानी पिच क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको दिशा, डायरेक्शन का केस तो मिल गया, किस दिशा में जाएगा, जब सोर्स से दूर जाएंगे तब इसको पिच गिरी हुई दिखाई देगी। पिच का मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, अपरेंट आभासी आवृत्ति। क्लियर है। दूसरी बात, इसकी गति क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो 10% गिरी हुई सुनाई देती है। बच्चों ध्यान से देखना कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कितने की होती है, 100%। अब वो कितना गिरा हुआ दिखाई देता है, 10%। कितना, 100 में से आप 10 माइनस कर दो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, 100%। 100% परसेंटेज 100 का होता है। अब उस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 10% फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है, यानी गिर जाती है 10% फ्रीक्वेंसी, तो ओरिजिनल में से 10 माइनस 100 माइनस 10, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर ये 90 एफ हो जाएगा। तो एफ डैश अपॉन एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दैट इज 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90%। ये कितना परसेंटेज में है, ये 90% ऑफ एफ, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एफ। ठीक है, 90% ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। बोलो हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब लगा दो वही आपके पास मास्टर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, एफ डैश बराबर एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। अब कौन रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो एफ अपॉन वी, अब वी ओ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन ये v प्लस 0, सोर्स किस में है, रेस्ट में, तो 0। अब v प्लस 0 कितना हो जाएगा, अब v, ये आ जाएगा एफ डैश, एफ इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश अपॉन एफ बराबर ये निकल के आ गया। अब v की वैल्यू आपको हमेशा न्यूमेरिकल में अगर सवाल के अंदर नहीं दे रखी है तो कितना लेना है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एफ डैश अपॉन एफ कितना दे रखा है, 90/100 बराबर v कितना है, 330, माइनस ये हमें निकालना है vo अपॉन v कितना है, 330। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, यानी ये आ जाएगा, इधर 330 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 × 330 अपॉन 100 बराबर 330 माइनस v नॉट। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना बचा, 33 × 9 बराबर 330 माइनस वी जीरो। अगर आप वी जीरो की यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी करीब 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 33 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 33 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑब्जर्वर स्रोत से 33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यही आपके डॉपलर्स इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में नेवी डबल के अंदर कई बार इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, थ्योरी आपको बहुत अच्छे से अगर क्लियर है, अगर आपको ये मास्टर फॉर्मूला क्लियर है और आपको लॉजिक लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, यानी साइन कन्वेंशन क्लियर है, तो आप एक एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का क्लियर करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा साउंड वेव का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लाउडनेस यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, साउंड को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पैटर्न पर साउंड को हम डिवाइड कर सकते हैं, पिच क्या है, लाउडनेस क्या है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता,
ऐसी टर्म मुझे आपको समझानी है, छोटी छोटी टर्म। तो साउंड का एक लास्ट लेक्चर और आएगा, 6वां। इसके बाद आपकी वेव फिनिश हो जाएगी, और ये 14वां लेक्चर था वेव का, यानी टोटल 15 लेक्चर आएंगे वेव के। ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे यही बोला था कि 13 से 14 लेक्चर, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा आपका, जिसमें मैं वेव के इसी के आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, और 12 से 18 के बीच में आपका एग्जाम में दम लगा के पढ़ो, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है।